Okay, so Ajit, there are 45 mutual fund or more than 45 mutual fund companies in India, and I would say there are more than 4,000 mutual fund schemes out there in the India. Correct. तो कोई भी एक कॉमन पर्सन के लिए how to select the right mutual fund company and the right mutual fund scheme for any common person? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद बहुत सारे लोग ऐसे समझते होंगे कि 5 फंड्स काफ़ी हैं या 10 फंड्स काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो में देखें तो शायद आपके पास 20, 25, 50 स्कीम्स हो सकते हैं कि ये स्टैम्प कलेक्शन के जैसे हमने कलेक्ट कर रखा हुआ है फंड्स को। तो इसका कोई एक सही आंसर ढूंढना कि आप कितने स्कीम्स सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, और यहीं पे एक एडवाइजर का जो प्रोसेस होगा, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, डाउनसाइड प्रोटेक्शन का जो प्रोसेस है, यहीं पे इसका इंपॉर्टेंस है कि आप कैसे एक व्यक्ति के या एक घर के जो रिस्क है उस रिस्क को जो है सेंटर में रख करके आप कैसे पोर्टफोलियो को बनाते हो। मेरे ख्याल में एक अगर मैं इसकी एनालॉजी दूं कि थाली जैसा है, डिवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर तरह के एसेट क्लासेस, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात किया 7 एसेट क्लासेस हैं, तो आप जितने हद तक इस 7 एसेट क्लासेस में एक्सपोजर ले सकते हो, जरूरी नहीं कि हर सभी में आपका हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एक में ना हो और 2 कम है, 3, 4, 5 में अगर आपका बटा हुआ है इन्वेस्टमेंट, दैट इज द बेस्ट वे टू अप्रोच योर इन्वेस्टमेंट। तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपने बहुत अच्छा सा, अगर आपको खाने के लिए आप बाहर जाते हो दोस्तों के साथ, तो आप जब बैठ के खाना खाते हो तो एक थाली जैसा, जब हम बोलते हैं कि एक थाली डिवर्सिफाइड होता है, मील में सारा वेजिटेबल्स भी होता है, मिठाई भी होता है और राइस या रोटी भी होता है, वैसे तो आप उसमें आप 50 तो नहीं खाओगे। ट्रू। हो सकता है 10 हो या 8-10 हो, मेरे ख्याल में उससे ज्यादा जरूरत नहीं होता। लेकिन इस 8-10 भी हो या 5-6, जो जैसा आपकी जो जरूरत है रिस्क के हिसाब से, उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डाइवर्सिफिकेशन बना रहे। आपका 5 या 8 में सारा ही इक्विटी हो तो ये भी गलत है। तो आपको वो चाहिए कि सब्जी भी हो और सब्जी को खाने वाली जो रोटी और राइस वो भी रहे। वैसे ही आपको इक्विटी की भी जरूरत है और आपको फिक्स्ड इनकम की भी जरूरत है। थोड़ा सा मीठा रहे उसमें, आप समझिए कि उसको आप रियल एस्टेट मानिए या इंटरनेशनल फंड मानिए या रेट मानिए, जैसे कुछ अलग उसका वहां पे डिवर्सिफिकेशन हुआ, या आप उसको सोना मानिए, गोल्ड मानिए, तो वो हो गया। तो ऐसे, और आप छाछ पी रहे हो साथ में या कुछ, तो लिक्विडिटी के लिए आपका कुछ एक सेफ वो भी होना चाहिए। तो आप उसको इस तरीके का अगर एनालॉजी यूज करोगे, तो एक थाली में भी आप अगर, इट डजंट मैटर वेदर यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, आप डिशेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, कुछ प्रोटीन होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ लिक्विड्स होते हैं, तो वैसे 3-4 कैटेगरीज हैं। उस कैटेगरीज में आपका अगर डिवर्सिफिकेशन हो, जैसे कि हमने 7 कैटेगरीज एसेट क्लासेस की बात की, आप उस पे फोकस रखिए, ना कि आपके पास 4 फंड है सारे इक्विटी है, या 12 फंड है सारे इक्विटी हैं, तो उसमें आप किस तरीके से डिवाइड करोगे कैटेगरीज में, ये इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से अगर कैटेगरीज ही 7 है, और इसमें समझिए कि आप हर 7 कैटेगरी में नहीं कर सकते हो, समझिए कि आपने 4 कैटेगरीज में भी इन्वेस्ट कर लिए, 4 कैटेगरीज के 2-2 फंड्स सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि स्टाइल्स अलग होते हैं फंड मैनेजर्स के। स्टाइल्स की बात हम कर सकते हैं तो 4-5 अलग तरीके के स्टाइल्स होता है। तो एक ग्रुप अगर बनाएं कि ये 4 या 5 कैटेगरीज में अगर 2 या 3 स्टाइल्स हैं, तो ज्यादातर एक 15-16 फंड्स की जो यूनिवर्स है उसमें से आपने आधा 7-8 फंड्स की पोर्टफोलियो बना दी, तो ये काफी होता है। ओके। क्योंकि यूनिवर्स बनना इंपॉर्टेंस ये है कि आपके लाइफ के स्टेजेस के हिसाब से शायद कुछ चीज आपको हटाना और ऐड करने की जरूरत पड़े। आप जब यंग हो तो आप रिस्कियर फंड्स या आप थीमेटिक फंड्स, सेक्टर की फंड्स आप ऐड कर सकते हो। जैसा आपका एज बढ़ता जाता है, जहां पे आपको वॉलेटिलिटी कम करनी है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन और भी ज्यादा बढ़ाना है आपको फंड्स का, तो आप उसको थीमेटिक को हटा करके आप दूसरा एक डिवर्सिफाइड कैटेगरी या हाइब्रिड कैटेगरी को ऐड करोगे। तो वो इंपॉर्टेंट है कि आपका यूनिवर्स बना रहे, लेकिन उस यूनिवर्स में से आपके एज प्रोफाइल के हिसाब से जो है सेलेक्ट करके 6-7-8 फंड्स अगर आपके पास है तो ये काफी होते हैं। एडवाइजर का यूनिवर्स होना और उसको समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, थैंक यू। अच्छा अजीत, मुझे अगला क्वेश्चन ये आता है कि शुड यू टाइम योर SIP,
क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है मार्केट हाई पे होता है तो काफ़ी बार क्लाइंट बोलते हैं कि बाद में शुरू करते हैं, काफ़ी बार मार्केट सस्ता होता है या मार्केट कम होता है तो क्लाइंट बोलते हैं अभी शुरू कर लेते हैं। तो शुड यू टाइम योर SIP? इन्वेस्टमेंट में पंखिल हम सब ने यही सीखा है कि टाइमिंग डजंट वर्क और डजंट हेल्प नेसेसरी, कि काफ़ी सारा डेटा ऐसा है रिसर्च में कि अगर आपने हर वक्त अगर आपका बैड लक रहा हो और आपने टॉप में ही इन्वेस्ट किया हो, और अगर समझिए कि दूसरा कोई ऐसा दोस्त है आपका जिसका हर वक्त ऐसा लक रहा है कि हर वक्त जब इन्वेस्ट करो तो बॉटम में ही पकड़ लेता है, और कोई और हो जिसने SIP किया हो पूरे टाइम पे, तो तीनों का जो 10 साल बाद अगर आप एवरेज देखोगे तो आसपास ही है, कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं दिखता। तो इसकी वजह से रिसर्च का और डेटा का तो अब तक का ये जो एविडेंस हमने देखा है वो ये है कि टाइमिंग से बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप SIP की बात की तो SIP जो है वो लोगों का एक डिसिप्लिन है कि आपकी एक आमदनी है, एक कमाई है जो रेगुलर है। तो अगर आपका रेगुलर इनकम है तो आप रेगुलर इन्वेस्ट करें। तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा सा टूल होता है SIP, कि वो ऑटोमेटिक से कटता जा रहा है। आपको पता है कि 5 तारीख तक सैलरी अकाउंट में है तो 7 या 8 तारीख को आपका कट के जो है वो जो भी हो 20,000, 50,000, 10,000 जो भी है आपका SIP बनता रहे, एक्यूमुलेट करता रहे। दूसरी बात यह है कि अगर आप SIP के पावर को देखोगे कि एक डिसिप्लिन्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग है फॉर रिटेल इंडिविजुअल्स, मैं रिटेल इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं, और जिसकी रेगुलर तनख्वाह है तो उनके लिए SIP बहुत अच्छी चीज है। तो आप SIP के पीछे अगर प्रिंसिपल देखोगे तो वो ये है कि जब मार्केट एकदम हाई में खड़ा हुआ है तो वो यूनिट्स कम खरीद लेगा, मतलब हाई वैल्यूएशन पे वो कम खरीदेगा, और जैसा मार्केट घटेगा तो उसी चीज का यूनिट्स ज्यादा मिल जाता है। तो यूनिट्स पे फोकस है SIP का कि वो या तो ज्यादा या तो कम खरीदता है, हाई पे कम और जब मार्केट डिस्काउंट पे है तो ज्यादा। यही प्रिंसिपल को अगर आप अपने लमसम्स को ले तो आप समझिए कि आप रिटेल इन्वेस्टर नहीं हो, आप हाई नेटवर्थ हो, आप बिजनेसमैन हो, आप प्रोफेशनल हो, आपको SIP भी करना है लेकिन आपको बीच बीच में लमसम्स भी करना है। तो उसमें आप यूनिट्स पे फोकस रख करके जैसे आपको डिस्काउंट्स दिखे मार्केट में कि कहीं भी सेगमेंट्स में जब कम होता है तब खरीदे। अनफॉर्चुनेटली एक मिस्टेक हम ये करते हैं कि यूफोरिया जब बढ़ता है कि मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है तो हम जो सबसे अच्छा सेक्टर्स हैं जिसमें ऑलरेडी वैल्यूएशंस आगे बढ़ चुकी होती है हम वहीं पे जाकर के और खरीदने की कोशिश करते हैं। तो उसको एक स्प्रेड करने का तरीका होता है SIP या STP, लमसम्स को लेकर के, ये आपके एडवांटेज के लिए आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो मतलब अगर मार्केट ऊपर है नीचे, SIP आपका कहना है कि वो कंसिस्टेंटली आपका यूनिट्स बाय करता रहेगा, महंगा होगा तो कम यूनिट बाय करेगा, सस्ता होगा तो ज़्यादा यूनिट बाय करेगा। ओके, सो आई थिंक SIP के लिए बहुत ज़्यादा टाइम करने की जरूरत है बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट, इट इज एनीवेज कंटिन्यूस। एब्सोल्युटली। कभी आप लमसम करते हो तो थोड़ा देख के करो, दैट इज समथिंग दैट यू एडवाइस। आई एडवाइस कि ये जो क्वेश्चन है ना पंकिल, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स को शायद ये क्वेश्चन होगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि आपका जो ये पैसा आप SIP में हो भला या लमसम हो, आपको ये किस रीजन के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर दिए बिना ना आप SIP शुरू करें ना आप लमसम करें। एक बार आपने ये आंसर किया इस क्वेश्चन को कि ये पैसा मेरे रिटायरमेंट के लिए है, मुझे 15 साल बाद की जरूरत है, ये पैसा मेरी बेटी जो है वो शायद मैं मेरी बेटी को लंदन में पढ़ाना चाहता हूं और इसका जो है एजुकेशन आएगा 8 साल बाद, तो ये 8 साल के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट है। या मैं घर खरीदना चाहता हूं, ये मैं 5 साल में खरीदना चाहता हूं, या मैं इस पैसे से मोबाइल फोन अपग्रेड करना चाहता हूं, मैं 8 महीने में अपग्रेड करना चाहता हूं। ये सारे जो अगर आपने आंसर कर लिए तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो अलग होगा। 8 महीने के लिए आप इन्वेस्टमेंट इक्विटी में SIP नहीं करोगे, ट्रू, आप बैंक में रख लो या उसको आप एकदम सेफ जैसे प्रोडक्ट्स हो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर आपका रिटायरमेंट का 10, 15, 20 साल का जो अगर इन्वेस्टमेंट है तब जाकर के आप इन्वेस्ट इक्विटीज में कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और यहां पर फिर लमसम और SIP की टाइमिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप लमसम जब आपके पास है आप लगाइए पूरा। हाँ, थोड़ा सा अगर आपको कंजर्वेटिव रहना है तो आप उसको STP की दौर पे लगा, मतलब सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बोलते हैं उसको, कि आप लमसम एक फंड में डाल करके उससे जो आपका चुना हुआ इक्विटी फंड है उसमें आप ट्रांसफर करते जाइए 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो वो पैसा स्मूथली लगा रहे, एकदम लमसम ना लगे। बट देयर इज नो रिस्क
ऑफ पुटिंग दैट लमसम, Okay. अगर आपका वो 10-15 साल का अगर पीरियड है, क्योंकि आप कॉमन सेंस से देख लीजिए इस चीज को कि अगर आप ये समझते हो कि मार्केट्स लॉन्ग टर्म में ऊपर ही रहेगा या ऊपर जाता रहेगा, तो फिर लमसम डालना बेटर है। बेटर है। और ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही रहेगा, इसका कॉन्फिडेंस कहां से आना चाहिए कि कोई प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता इस चीज को, हालांकि एविडेंस तो यही कहता है, तो ये प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन आप हमने पहले इसके बारे में बात किया कि इक्विटी जो होता है वो दुनिया में इनोवेशन को कैप्चर करता है। तो अगर आप ये मान के चलोगे कि दुनिया आगे बढ़ेगी हर एरिया में, हाँ, भले वो मैन्युफैक्चरिंग हो, भले वो टेक्नोलॉजी हो, भले वो डिफेंस हो, भले वो केमिकल्स हो, भले वो टेक्सटाइल हो, हर चीज में दुनिया आगे बढ़ती रहेगी। अगर वो बढ़ती रहेगी तो आप इतना कॉन्फिडेंस है तो कैसे, बढ़ती रहेगी तो प्रॉफिट बनता रहेगा, तो अगर वो मार्केट जो है लॉन्ग टर्म में बढ़ता रहेगा, तो मैं आज रिस्क लेने की मैं ले सकता हूं। आई कैन पुट ईदर लमसम और SIP इफ इट इज वेरी लॉन्ग टर्म। अगर मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म है तो एडवाइजर के साथ बैठ करके आप उसको डिसाइड कर ले कि आपको STP करके मार्केट में एंटर करना है लमसम के साथ। SIP आप कभी भी कर सकते हो, उस पर टाइमिंग की जरूरत नहीं है। ओके, ओके, थैंक यू अजीत, थैंक यू।